ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो पहला लेक्चर था, जो हमारा पहला क्लास था, वो था भाषा के बारे में, भाषा किसे कहते हैं। तो आई होप कि आप उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर चुके होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बोली, ठीक है ना। बोली किसे कहते हैं? कह रहा है बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वो क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। यह बोली एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहती है। इसका प्रयोग प्रायः सरकारी कामकाज तथा साहित्य लेखन में नहीं होता, जैसे पहाड़ी, कुमाऊनी, खासी आदि बोलियां हैं। अब चलिए इस चीज़ को कहने के लिए तो ये 2 लाइन का ही है, लेकिन इस चीज़ को मैं विस्तार से आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि एक्चुअल में बोली होता क्या है। आपने देखा होगा, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अलग अलग देश के अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग भाषाएं होती हैं, लेकिन भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। तो भाषा और बोली में क्या अंतर होता है कि जो बोली होता है ये बनावटी होता है, और जो भाषा होता है इसको हमें क्या संविधान के द्वारा मान्यता मिली होती है। यानी कि जो भाषा हमारी होती है ये सरकारी संविधान के द्वारा हमारा क्या होता है, भारतीय संविधान के द्वारा इसको मान्यता दी गई है कि ये भाषा है, ठीक है ना। और जो बोली होती है ये मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं। ये बोली का मतलब हम अपने आप से अगर कुछ निर्मित कर लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, तो उसको हम बोली कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम किसी भी एक प्रदेश का नाम ले लें, जैसे बिहार का नाम ले लें, तो बिहार में हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी हमारी क्या हो गई? भाषा हो गई। भाषा क्यों हो गई? क्योंकि हिंदी केवल बिहार में ही नहीं बोली जाती है, पूरे भारत में बोली जाती है, ठीक है ना। और हिंदी का व्याकरण होता है, ठीक है। लेकिन वही बिहार में एक भाषा और बोली जाती है, और वो क्या होती है? भोजपुरी। क्या होती है? भोजपुरी। अब भोजपुरी का कोई व्याकरण नहीं होता, भोजपुरी अपनी बनावटी बोली है। यानी कि बिहार के लोग अपनी एक अलग बोली के साथ जीते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो एक अपने उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे जगह होते हैं, कुछ जगह भोजपुरी बोले जाते हैं, कुछ जगह खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या होती है? बोली होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो बोली होता है ना, ये क्षेत्रीय भाषा है। ये क्या है? ये भाषा तो है, लेकिन ये क्षेत्रीय भाषा है। यानी कि क्षेत्रीय का मतलब अपना एक क्षेत्र होता है, कि अगर हमारे 10 गांव हैं, 20 गांव हैं या 50 गांव हैं, यहाँ के क्षेत्र की जो बोली है वो हम कहीं नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जैसे भोजपुरी शब्द है, तो भोजपुरी शब्द सिर्फ बिहार में ही बोली जा सकती है। अगर इस भोजपुरी को हम जाके कहाँ महाराष्ट्र में या गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में बोलें, तो ये भाषा हमें समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये बोली है, भाषा नहीं है। और भाषा जो हमारा हिंदी है वो पूरे राष्ट्र की भाषा है, पूरे इंडिया की भाषा है, तो हम इसको कहीं भी बोलेंगे लोग आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेज होते हैं, ये अंतर होता है बोली में और भाषा में, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। कह रहा है लिपि, स्क्रिप्ट। कह रहा है परिभाषा, लिपि की परिभाषा कथित विचारों एवं भावों को लिखकर प्रकट करने हेतु तो निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। यानी कि देखिए कथित विचारों को, ठीक है ना, जो भी हमारे विचार हैं एवं भावों को, ठीक है, जो हमारे भाव हैं, इनको लिखकर, बोलकर नहीं, केवल लिखकर प्रकट करने हेतु तो निश्चित किए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। लिपि किसी भाषा को लिखने का उसका अपना ढंग है। लिपि के कारण ही एक व्यक्ति के भाव विचार सदैव सुरक्षित रहकर आने वाली पीढ़ियों के काम आया करते हैं। अब देखिए लिखकर सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि आगे वाली पीढ़ियों को भी क्या है, काम है। अब मैं लिपि के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करता हूँ, इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। लिपि के बारे में बात करते हैं। लिपि होता है क्या? हर देश की अपनी अलग भाषा है और हर भाषा का अपना अलग लिपि है। जैसे अगर मुझे लिखना रहे राम, ध्यान से समझेंगे, राम, तो हमने लिखा रपे आ के मात्रा रा और मछली वाला म, ये हो गया राम। तो ये हमारी अपनी लिपि है। अब देखो रॉ, हमें कैसे पता हम रॉ को ऐसे लिखेंगे? हम कैसे पता आ का मात्रा ऐसे होता है? हमें कैसे पता मो को हम ऐसे लिखते हैं? अच्छा ये हो गया राम। अगर मैं इसी राम को ऐसे लिख दूं RAM, तो इसका भी उच्चारण क्या हो जाएगा? राम ही होगा, ठीक है ना। देखिए अब लिपि की बात मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं कि मैंने राम लिखा राम, मैंने राम लिखा राम, ठीक है ना, RAM और राम, ये दोनों का उच्चारण क्या है? उच्चारण मतलब बोलने में क्या निकल रहा है मुंह से? राम 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 राम। लेकिन दोनों में कितना डिफरेंस है? एक जो है हमारा वो हमने हिंदी में लिखा है और दूसरा हमने क्या लिखा है? अंग्रेजी में लिखा है। तो कहने का मतलब हर शब्द का लिखने का एक अपना अलग तरीका होता है, ठीक है। हिंदी जो जानता है वो अपने हिंदी लिपि में लिखता है, और जो इंग्लिश जानता है वो इंग्लिश लिपि में लिखता है,
ठीक है ना। तो अपना जैसे अंग्रेजी हो गया, तो अंग्रेजी की लिपि क्या होती है, रोमन होती है। क्या होती है, रोमन होती है। और ये सारे लैंग्वेज किस में आते हैं, RABCDEFGH, ये सभी क्या होते हैं, रोमन शब्द होते हैं। ठीक है। लिपि जो हम अगर हिंदी की लिपि बताएं, हिंदी की लिपि, तो हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। क्या होती है, देवनागरी। अब देवनागरी आप सोच रहे होंगे क्या है, तो जितने भी हम पढ़ते हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अ त थ द द न, ये सारे चीज़ जितना भी हम पढ़ते हैं, या फिर अ आ इ ई उ ए, ये जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं, ये सभी क्या लिपि हैं देवनागरी के। यानी देवनागरी से ही ये सारे जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, ये सारे देवनागरी से ही विकसित हुई हैं। तो कहने का मतलब लिपि जो हमारा होता है, एक शब्द को लिखने के अलग तरीके होते हैं। अगर यही राम अगर चीन को लिखना पड़े, तो मुझे नहीं पता वो कैसे लिखेंगे, लेकिन वो अपने लिपि में लिखेंगे। सपोज करिए कुछ इस टाइप का ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है ना। ये अपना उनका अपना लिपि है, जो कि हम नहीं पहचान सकते। ठीक है। राम शब्द की लिपि रोमन को हम इसलिए पहचानते हैं क्योंकि ये भी हम पढ़े हैं। अगर हम नहीं पढ़े होते हैं तो हम नहीं, आपने देखा होगा गांव में जो अशिक्षित लोग होते हैं, उनको इंग्लिश में कह दो राम लिखने के लिए तो वो नहीं लिख पाते, हिंदी में भी कह दो राम लिखने के लिए तो वो नहीं लिख पाते। क्यों, क्योंकि वो पढ़े नहीं है लिपि कैसे होती है। बात समझ में आ रही है ना। तो लिपि का मतलब उच्चारण सेम होता है, उच्चारण सबका एक होता है। जैसे एक कोई शब्द हम पकड़ लेते हैं, कोई भी एक शब्द पकड़ लेते हैं, जैसे हम सपोज करिए मोहन पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। मोहन नाम हम ले लेते हैं। अब इसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको मोहन लिखा जाएगा, ऐसे मोहन लिखा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको ऐसे मोहन लिखा जाएगा, MOHAN लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे उर्दू में इसको कुछ और लिखा जाएगा, चीन में कुछ और लिखा जाएगा, ठीक है। तो अपनी अपनी लिपि, अपना उच्चारण सबका सेम है, मोहन, ठीक है ना। चीन भी उसको मोहन ही समझेगा, हम भी उसको मोहन समझेंगे, अंग्रेजी भी उसको मोहन समझेंगे, सभी लोग, लेकिन अलग अलग लिपि है, अलग अलग लिखने का तरीका है, ठीक है। हम अपने वहाँ को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, वो अपने यहाँ को ऐसे बनाते होंगे, ठीक है ना। आप देखे होंगे अगर इंग्लिश में क लिखना हो तो KA, आपने ककहरा पढ़ा होगा, ठीक है। KA से क्या होता है, क होता है। KHS से क्या होता है, ख होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा लिपि ये है क ख, और उनका लिपि है KA KHA। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो हमारे तरीके होते हैं, ये लिपि लिखने के होते हैं। क्या है, लिपि के कारण एक व्यक्ति के भाव विचार सदैव सुरक्षित रहकर आने वाली पीढ़ियों के काम आया करते हैं। आज संसार में जितनी भी मुख्य भाषाएं हैं, उन सबके लिखने का ढंग भी अपना अपना है। वो ढंग है लिपि कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, लिपि ध्वनियों के चिन्हों से बनती है, ठीक है ना। जो भी हम ध्वनि मुंह से निकालते हैं, जैसे क ख, तो हमने बोला क, तो जब हमने क बोला तो आप ऐसे तो नहीं लिखोगे ना क। हमने बोला ख तो आप ऐसे तो नहीं लिखोगे ना, ऐसे तो नहीं लिखोगे ना ख। आप, हमने क बोला तो आप क ऐसे लिखोगे, हमने ख बोला तो आप ख ऐसे लिखोगे। तो क और ख लिखने का तरीका क्या है, ये है। यानी कि हम एक तरह से निशान कह दें, निशान। मैं कह दूं कि आप चलो इंसान का चेहरा बनाओ, तो आप कुछ ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना, तो ये क्या है, निशान है ना, चिन्ह है, चिन्ह। इसको क्या कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, ठीक है। ऐसे क बनाने का चिन्ह क्या होता है, क बनाने का चिन्ह ये होता है, ख बनाने का चिन्ह ये होता है, A बनाने का चिन्ह ये होता है, B बनाने का चिन्ह ये होता है। तो ये अंग्रेजी शब्द का ये लिपि है, ये हिंदी शब्द का लिपि है। बात समझ में आ रही है ना। तो कह रहा है कि हिंदी व संस्कृत देवनागरी लिपि है, इसकी जननी का श्रेय ब्राह्मी लिपि को दिया जाता है। अगले क्लास में इसको अच्छी तरीके से क्लियर किया जाएगा, फिलहाल इतना आपके लिए बहुत है। इसी के द्वारा बंगला, मराठी, गुजराती और पंजाबी भाषा भी विकसित हुई हैं। पंजाबी गुरमुखी, ये लिपि की बात कर रहा है, पंजाबी की लिपि गुरमुखी में लिखी जाती है। उर्दू व फारसी फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है, जैसा मैंने आपको बताया। अरबी भाषा अरबी लिपि में ही लिखी जाती है। अब देखते हैं साहित्य, साहित्य के बारे में जानते हैं। वर्णों और भाषा के शब्दों में जो भी कुछ लिखा जाता है, अपने व्यापक अर्थ में वो साहित्य कहलाता है। इस प्रकार हमारी भाषा में लिखा गया भूगोल, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, ज्ञान विज्ञान आदि सब विषय साहित्य ही हैं। ये सारे विषय उपयोगी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, कविता, जीवनी, आत्मकथा, पत्र आदि ललित साहित्य कहलाते हैं, ठीक है ना। वर्णों और भाषा के शब्दों में जो कुछ भी लिखा जाता है, ठीक है ना, यानी कि वर्णों को मिला के जो जिस भाषा में भी हम कोई शब्द को लिखते हैं, अपने व्यापक अर्थ में वो साहित्य कहलाता है।
ठीक है ना। इस प्रकार हमारी भाषा में लिखा गया भूगोल गणित, यानी कि हम अपने भाषा में भूगोल लिखते हैं, गणित लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं और साथ ही कुछ भी लिखते हैं, वो सभी क्या होते हैं, साहित्य के ही पार्ट होते हैं। जानकारी में दिया प्रत्येक भाषा में साहित्य रचने की शैली ढंग अलग अलग रहा करती है। जाहिर सी बात है, हिंदी में हम कुछ और, इंग्लिश में कुछ और, मैथ में कुछ और लिखते हैं, ठीक है। साहित्य लिखने की शैली का रूप को विधा कहते हैं। साहित्य में गद्य और पद्य लिखने के अपने अलग अलग नियम हुआ करते हैं। इनका पूर्ण ज्ञान व्याकरण और काव्य शास्त्र से ही होता है। जब हम इसको पढ़ेंगे अगले कक्षाओं में तो इसको और भी क्या विस्तार से पढ़ेंगे। परिभाषा दे रहा है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो कि साहित्य किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यह समाज व राष्ट्र का प्राण कहलाता है, ठीक है ना। व्याकरण, अब व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण में पहले आपको ऐसे बता दूं, किसी भी भाषा को समझने के लिए व्याकरण सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। यानी कि जब तक हम ग्रामर नहीं पढ़ेंगे हम इंग्लिश नहीं समझ सकते, जब तक हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तब तक हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तब तक हम हिंदी नहीं समझ सकते। व्याकरण शब्द विशेष रूप से वी ठीक है ना, आ पूरी तरह से, करण व्याख्या करना से बना है, अर्थात अच्छी तरह से समझना व्याकरण कहलाता है। यानी कि हम ग्रामर को अच्छी तरीके से समझेंगे तो हमको हमारी इंग्लिश अच्छी होगी, अगर हम व्याकरण को अच्छी तरीके से समझेंगे तो हमारा व्याकरण अच्छा होगा। कह रहा है व्याकरण वो विद्या है जो किसी भाषा को किसी भी भाषा को, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। सही बात है, अगर हम हिंदी व्याकरण को नहीं समझ पाते तो हम किस प्रकार इसको लिख पाते, बोल पाते या समझ पाते। व्याकरण के विभाग, व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, एक वर्ण विभाग, दूसरा शब्द विभाग और तीसरा वाक्य विभाग, ठीक है ना। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में, इसी साल हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इनका आगे पृथक पृथक अध्यायों में विस्तार से, यानी कि इसका आगे जब जाएंगे तो वर्ण विभाग का एक अलग चैप्टर मिलेगा, शब्द विभाग का एक अलग चैप्टर मिलेगा और वाक्य विभाग का एक अलग चैप्टर मिलेगा, जिसमें हम तीनों को विस्तार से पढ़ेंगे। अब तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। Thanks.